हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार जो कि आज हम लोग कक्षा 10 के गणित का पाठ नंबर 3 यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड जो भी बोर्ड है मेरे भाई इसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसका हम पहले क्या कर रहे हैं ना कि 5-10 मिनट के वीडियो में इसका कंसेप्ट इसका हम बता देंगे बढ़िया से। इस चैप्टर में इस चैप्टर का जड़ जो है ना, जड़ उसको हम बता दें कि इसमें क्या होता है। फिर उसके बाद इसका हम लोग बहुविकल्पीय क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक मेरे भाई, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर का ना इसका जड़ पे काम करेंगे हम लोग, जो ज्यादा पूछने वाला है, क्योंकि छोटा वीडियो है मेरे भाई, 10 मिनट का वीडियो बनाना है, 5 मिनट का वीडियो बनाना है, तो 5 मिनट में इंपॉर्टेंट बताया जाए कि तुम मेन उसका। ठीक है, तो चलिए ज्यादा बात नहीं करने से बढ़िया है स्टार्ट किया जाए। टॉपिक में मेरे भाई क्या है, चैप्टर का नाम पहले सुन लीजिए। ये क्या है कि दो चर यहां लिखेंगे चर, दो चर, ये चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक मेरे भाई, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्लियर। अब देखिए डायरेक्ट हम टॉपिक पे बात करेंगे। दो चर थोड़ा सा बता देना, थोड़ा सा यार बता दे। ये दो चर वाले चर मेरे भाई तो जानते होंगे, एक्स वाई ये सब चर हैं, और चर जान गए तो अचर भी जानते रहो, जैसे कि नंबर 3 4 5 6। चर क्या है सर? जो नंबर बदल जाती है, बार बार बदलता रहता है, वो चर है। और जो नंबर नहीं बदलता है, जैसे 5 5, आज तुम्हारे पास 5 रुपए है तो तुम घर पे भी 5 रुपए होगा, कहीं और जाओगे वहां भी 5 रुपए होगा, मार्केट जाओगे तब पर भी 5 ही रुपया होगा। वो क्या है? अचर। कोई नंबर है 5 6 7 8, वो अचर है, कभी नहीं बदलेगा। और जो चर है वो बदलता रहता है, क्योंकि एक्स का वैल्यू कभी एक ये आएगा, कभी एक्स का वैल्यू कहीं एक और आएगा, कहीं एक्स का वैल्यू कहीं और आएगा, वो बदलता रहता है, वो क्या है? चर। क्लियर। अब रही बात इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक मतलब कि देखना, समीकरण समझना, जो यहाँ पे लिख भी दिया आपने कि दो चर वाले। देखो ये हमने एक समीकरण लिखा है, तो इसमें कितने चर हैं? दो चर। यहाँ x ये चर है, एक y ये दो चर हैं, ये अचर है। तो ये देखो, ये x और y हमारा चर है, a1 b1 c1 जो भी ये लिखा है वो हमारा अचर है, वास्तविक संख्या है। समझे कि मेरे भाई इतना लिखेंगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो समझने भर समझा रहे हैं, ठीक है ना। अब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये रैखिक समीकरण हो गए। रैखिक समीकरण मतलब जिसका घात एक होना चाहिए। घात कितना होना चाहिए? एक। देखो घात एक है, चर की घात कितना है? एक है, चर की घात एक है। क्लियर। दो नहीं होना चाहिए, दो हो जाएगा तो वो गड़बड़ हो जाएगा फिर। क्लियर। यहाँ पे इसी तरह ये भी है, इसमें भी ये और ये। अब कह दें ये वाला हम हटा दे, ये कहेंगे सर कि दो चर वाला ये रैखिक समीकरण है। नहीं, दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही चर वाला है। देखिए यहाँ पे ये और ये रख दे तो एक ही चर हो जाएगा, क्योंकि दो चर चाहिए, तो यहाँ भी ये भी रहना चाहिए, ये भी रहना चाहिए कि एक्स दो चर के वाले रैखिक समीकरण। अगर इसको हटा दे फिर भी हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। और समीकरण रही बात समीकरण की, तो समीकरण याद रखना कि यहाँ पे बराबर में जीरो रहना चाहिए, तभी ये समीकरण कहलाएगा। अगर बराबर में जीरो नहीं है तो वो समीकरण नहीं है, वो बहुपद हो जाएगा फिर, कि नहीं। क्लियर। यहां तक क्लियर हो गया। ये पहले तो समीकरण समझ गए, दो चर वाला समझ गए, चर समझ गए, अचर समझ गए, ये तो बेसिक था थोड़ा सा, उसको हमने बता दिया। अब रही बात इसमें, देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो फिर उसके अगर हमको ग्राफ बनाना होता है ना, एक कोई समीकरण है रैखिक समीकरण का, इसका अगर हम बात कर दें, इसका हल एक ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा आती है। कितना आती है? एक सरल रेखा, एकदम सीधा एक रेखा। क्लियर। और जब दो चर वाले रैखिक दो समीकरण होंगे, दो समीकरण युग्म होगा। समीकरण युग्म मतलब होता है कि दो, देखिए समीकरण युग्म मतलब, देखिए एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया, ये युग्म हो गया। जैसे जोड़ा होता है, पैर में दो मोजा पहनते थे, एक जोड़ा मोजा दीजिए। मतलब क्या है कि एक जोड़ा का मतलब है उसमें दो मोजे रहेंगे, एक लेफ्ट वाले में, एक राइट वाले में। समझे? समझे मेरे भाई? तो उसी तरह समीकरण युग्म मतलब कि एक समीकरण ये, एक समीकरण ये, दो समीकरण। ठीक। क्लियर। अब कोई हम आपसे कह दे कि पहले बात समझना, ये समझाने से पहले हम थोड़ा सा चीज समझा देते, फिर उसके बाद ये तो देखते ही छाप दोगे मेरे भाई, कि नहीं। तो देखो अगर हम ये तुमको एक बोल दें, एक कागज है, ये पेज है, इसमें तुम्हें दो रेखा खींचनी है, तो कैसे खींच सकते हो? देखो 1 2 3, ऐसे हम 3 पेज खींच दिए। पहले मेरे भाई एक रेखा तो तुम ऐसे खींच सकते हो, लीजिए सर ऐसे खींच दिया मैंने।
एक रेखा और खींचना है तो एक रेखा ऐसे खींच सकते हुए कट गई। अब कहोगे सर ये यहां ले क्यों काटे, क्या यहाँ ले काट सकते या इधर काट सकते, चाहे ऐसे कर सकते थे तो इधर ऐसे भी खींच सकते थे ऐसे, अरे कहीं खींचना, लेकिन वो एक दूसरे को कट कर देगी। एक एक तरीका तो ये हो गया कट करने वाला, प्रतिच्छेद करने वाला। क्लियर हो रही है बात। दूसरी बात, या तो तुम ऐसे एक रेखा ऊपर एक रेखा ऐसे ऐसे घिस सकते हो। दूसरा स्थिति ऐसी है कि एक ऊपर जा रही है एक नीचे जा रही है, सर ये कभी नहीं मिलाएंगे हम, दो ऐसे घिस सकते हैं। लो भाई सही बात है, एक ऐसे घिस सकते हो, कैसे घिस सकते हो, दो तरीका हो गया। एक तरीका और क्या घिस सकते हो, दिमाग लगाओ मेरे भाई, एक तरीका ऐसे कहो सर हम ऐसे इधर खींचेंगे, देखो यहाँ पे तीसरा वाला में एक ऐसे इधर खींचेंगे एक ऐसे खींच देंगे ऐसे, तो देखना ये ऐसे ऐसे ले जाओगे बढ़ाते जाओगे, ये बढ़ाते जाओगे तो यहां तो कट कर देगी, कहीं ना कहीं तो कट करेगी। अगर ऐसे थोड़ा सा भी ऐसे किए ऐसे किए तो कहीं ना कहीं तो पक्का ही कट कर देगी। मिला के देख लेना, ये वाली जो समांतर खींचे हो तो बराबर बराबर वो कभी नहीं कट करेगी। दो ये तो एक स्थिति ऐसे हुई एक स्थिति ऐसे हुई। तीसरी स्थिति क्या है, तीसरी स्थिति ऐसी है मेरे भाई, एक लंबट रेखा खींचे, एक रेखा खींच लिए, रेखा के ऊपर एक रेखा खींच दिए ऐसे, तीन स्थिति। बात समझे। ये जो कट करती है उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदित रेखा, जो कभी एक दूसरे को कट करने से एकदम शर्माती हैं कि मतलब कि कट नहीं करना चाहती है, एक दूसरे से मुंह ऐसे चेहरा घुमा घुमा के चलती हैं, कभी एकदम सीधे ही चलती है, थोड़ा सा भी मुड़ने का नाम नहीं लेती है, उनको बोलते हैं समांतर रेखा है। क्लियर। और एक के ऊपर एक रेखा तो है लेकिन उसके ऊपर एक और रेखा है, उसको क्या बोलते हैं, संपाती रेखाएं। क्लियर। और फिर से सुन लो, ये जब कोई दो रेखा कट कर रही है तो प्रतिच्छेद कर देगी, ये काट देगी, एक दूसरे को काट कर रही है तो वो प्रतिच्छेदित रेखा है। कोई एक रेखा ऐसे है उसके ऊपर एकदम समांतर है, एकदम एक दूसरे से, ना ये इधर होना चाहिए ना ये इधर होना चाहिए, एकदम सीधा, तो उसको बोलते हैं समांतर रेखाएं। ठीक। और ये एक के ऊपर देखो एक रेखा तो है लेकिन उसके ऊपर एक और रेखा रख दी जाए तो वो हो जाती संपाती रेखाएं। तीन रेखाएं हमने बताया, तीन स्थिति दो रेखाओं को रखने का, तो हम तीनों स्थितियां उम्मीद करते हैं बढ़िया समझ में आया होगा। माइक काम करिए ना, बस बढ़िया माइक काम करना चाहिए, उसके बाद हम छापने का गारंटी हम देते हैं मेरे भाई, याद करना। देखो हमने लिया प्रतिच्छेदित रेखा, देखो प्रतिच्छेदित रेखा, संपाती रेखा ये है, देखो हम थोड़ा सा ऐसे बना देंगे बराबर से ना, तो समझ में आएगा तुम्हें। तो ऊपर क्या करते हैं, रफ करते हैं, समझाने के लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि इतना लिखे हैं तो ये सब तुम्हें समझाने में अच्छा रहेगा। रफ करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लो जल्दी। हाँ स्क्रीनशॉट हो गई, इधर देखो, इधर उधर देखना नहीं है बिल्कुल। 5 मिनट के लिए ना अपने आप को आसपास के इलाकों से दूर होना, आवाजें नहीं सुनना, इधर उधर करना नहीं, पेन कलम लेकर इधर उधर नहीं करना, ध्यान इधर देना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा मेरे भाई, ध्यान से देख लेना, पूरा छाप देंगे, इस बात की गारंटी लेते हैं। देखो प्रतिच्छेदी रेखा, लो जी प्रतिच्छेदी रेखा कट कर रही है एक दूसरे को, प्रतिच्छेदी रेखा। क्लियर। संपाती रेखा, संपाती रेखा सर अभी तो गलत बता रहे थे, एक रेखा के ऊपर एक रेखा, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा उसी के ऊपर है तो संपाती रेखा। समांतर रेखा सर एक रेखा तो है लेकिन उसकी एकदम सेम बराबर लाइन पे एकदम बराबर एक दूसरे से एकदम नाम मुड़ने का नाम नहीं लेना चाहती, वो ना वो झुकना चाहती है ना ये झुकना चाहती है, एकदम सीधा रहना चाहती है, वो समांतर रेखा है। तीनों के लिए बनाया हमने, तीनों समझ में आ रहा है। अब इंपॉर्टेंट रही बात इंपॉर्टेंट की, ये इंपॉर्टेंट देखो, देखो इसमें क्या होता है, एक हल। सर ये बताइए एक हल कहने का मतलब, एक हल कहने का मतलब क्या है, एक हल आप एक हल क्यों लिखे, एक हल क्या होता है। देखो जहां ये कट करेगी वो बिंदु, वही बिंदु एक हल हो गया, एक बार कट कर दी तो एक हल हो गया। क्लियर मेरे भाई, बात समझे। ये कट कर रही है ना तो एक बार मिल रही है ना यहाँ पे तो एक हल हो गया। क्लियर। तो उसी तरह इसका देख लो, ये ऐसे है, ये ऐसे यहाँ पे है, ये ऐसे है, ये एक रेखा के ऊपर रेखा है, तो ये देखो न जाने कितनी बार इसको जो अरे देखो ये हम कहते कि ये रेखा है,
अपना हाथ ही ले लेते हैं, ये हाथ है, उसके हाथ के ऊपर एक हाथ रखती है, तो इसलिए न जाने कितनी बार टच किया है, वो कितनी बार टच किया है, अनंत बार टच किया है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, अनंत हल। ये एक दूसरे को एक बार कट कर रही तो एक हल, ये कई बार टच कर रही है तो अनंत हल। बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? समझ में आई। अब इसमें सर समांतर के लिए कोई हल नहीं। और ये देखो ये रेखा है, ये रेखा कहीं आपस में चिपकने का नाम ली, कहीं भी चिपकने का नाम ली, कहीं भी चिपकने जैसा कोशिश की नहीं ना, एक दूसरे से मिलने की कोशिश की नहीं ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं, कोई नहीं मिली। एक तो इसे समझो, वो मिलेगी तभी तो कहोगे हाँ मिली है, और नहीं मिली तो कोई नहीं मिली तो वो कोई हल नहीं, या मिलने को हल कह रहा है वो, एक तरह से ये समझो। अगर एक बार ऐसे मिल गई है तो एक हल, वो ऐसे चिपक गई है जी, कितनी पता नहीं कितनी बार मिली है, तो उसको कहेंगे बहुत सारा हल, अनंत हल, अनंत हल। ये एक दूसरे को कभी जब छूने का नाम नहीं ले रही हो तो उसको कहेंगे कोई हल नहीं। समझे? क्लियर हो गई होगी ये बात। अब रही बात संगत संगत असंगत। सर ये बताइए संगत संगत असंगत ये क्या मामला है, ये नहीं समझ में आ रहा। संगत होता है कि असंगत होता है, ये क्या है? देखिए संगत संगत असंगत ये नहीं समझ में आ रहा है। देखिए संगत, अरे मेरे भाई एक लड़का है एक लड़की है, दो लाइन है, ये देखो लाइन, ये लाइन है, दो रेखा है, एक दूसरे से संगे संगे आ गए, टच कर दिए तो वो संगत। क्लियर? संगत हो गए। ये भी दोनों अब एक दूसरे में चिपक गए, संगत। संगत। ये कभी जिंदगी में नहीं सटे हैं एक दूसरे से तो वो असंगत। अरे नहीं सटे तो असंगत, सटे हैं कहीं भी वो संगत। देखो ये, अरे ये टच किया एक दूसरे को तो संगत हो गया, ये एक दूसरे को टच किए ही जा रहे हैं तो वो संगत हैं, ये एक दूसरे को टच किए ही नहीं तो असंगत है। क्लियर? बेस्ट, समझ में आया? छाप दिए हैं मेरे भाई, एकदम झूठ मत बोलना, छपा है कि नहीं छपा है, तो इस बात में कमेंट में बॉक्स में रिप्लाई देना जरूर, ठीक है ना। चलो आगे। अब सर ये क्या लिखे हैं, a1 अपन में a2 इक्वल टू b1 अपन b2 c1 अपन में c2 नॉट इक्वल टू, ये सब क्या है, ये क्या है, इतनी समझाइएगा हमें? बिल्कुल समझाएंगे मेरे भाई। देखो ये एक रेखा है ना, उसका एक समीकरण ऐसे कर सकते हो कि ये हमारा एक समीकरण, जैसे देखो दो रेखा है, हम तीनों में दो दो रेखा है, तो एक रेखा का समीकरण ये ले लो, एक रेखा का समीकरण ये ले लो। अब मत करना सर कि ये वाला का ये है कि ये वाला का ये है, अब तुम्हारा ऊपर डिपेंड करता है, चाहे इसका रखना है चाहे इसका रखना है, किसी को एक ले लो कि ये चाहिए। क्लियर? क्लियर? बढ़िया। तो देखो तो ये रेखा है, ये रेखा है, इनका अनुपात अगर देखो ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बना के चेक कर सकते हैं कि ये रेखा हमारा प्रतिच्छेद कर रहा है कि संपाती है कि क्या बोलते हैं समांतर है। अगर ग्राफ नहीं बनाना होता है तो हमको इससे इस वाले इसके अनुपातों से हमको कैसे पता चलेगा? अनुपात से। देखो अनुपात क्या है, ये a1 अपान में a2, देखो यहाँ पे a1 है, x का गुणांक है a1, यहाँ पे x का गुणांक है a2, इन दोनों के गुणांकों का अनुपात लिया गया है। a1 अपान में a2, अभी फिलहाल के लिए ये समझो, देखो a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान में b2 इक्वल टू c1 अपान में c2, ये समझे? a1 अपान में a2, b1 अपान b2, c1 अपान में c2। क्लियर? अब ये देखो कि अगर हमारे जब रेखा प्रतिच्छेद करेगी, जब प्रतिच्छेद करेगी तो a1 अपान में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान में b2 होता है। बस इतना याद करो यार। अब ये सब हम करने चले जाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, कि नहीं हमको छोटा सा वीडियो में पूरा समझाना है। तो a1 अपान में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान में b2 होता है। किसके लिए? याद रखना, रट्टा मार लेना, प्रतिच्छेदित के लिए a1 अपान में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान में b2। किसके लिए? प्रतिच्छेदित रेखा के लिए। a1 अपान में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान में b2। उसी तरह आ जाना संपाति के लिए। संपाति में क्या होता है कि एक दूसरे को छोड़ने का नाम नहीं लेती हैं, तो तीनों बराबर, तीनों जो होंगी उसका समीकरण में जो भी होगा अचर वो क्या होगा? बराबर होगा, बराबर होगा। बस इतना याद रखना। a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान में c2, तीनों बराबर होंगे संपाति में। एक दूसरे से देखो तो हाथ का हथेली वाला याद रखना यार, हथेली वाला में, क्योंकि तुम देखो एकदम बराबर है ना, तो हर अंगूठा से अंगूठा बराबर, उंगली ये वाली उंगली से ये वाला उंगली बराबर, तो चारों तरफ बराबर है संपाति में। ये कान्ही उंगली से कान्ही उंगली बराबर, बीच वाली से बीच वाली बराबर है, और संपाति ऐसे है तो तीनों क्या होंगे? बराबर होंगे। बस a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान में c2। बस
इसमें क्या होता है, बस इसका एक केस इसका याद रखना, इसका लास्ट वाला बराबर नहीं होता है। a1 अपन b2 इक्वल टू b1 अपन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपन b2। ये रट्टा ही मार लो, हम कर सकते हैं रट्टा ही मार लो। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो मेरे भाई, अगर ये वीडियो पहले कंप्लीट हो गया है। इसके फार्मूले के माध्यम से कर सकते हैं या तो कंसेप्ट के माध्यम से थोड़ा सा। अब हम बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तब यहां तक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद जय भारत। और नए आए होंगे तो यार सब्सक्राइब कर लेना, ठीक ना। और बाकी कुछ नहीं कहेंगे, बस सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बढ़िया बढ़िया से वीडियो लाने वाले हैं और हर एक चैप्टर में समझा के जाने वाले हैं। ठीक है, बढ़िया, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए।